गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों का वेलकम है आज के सेशन में। बच्चों, अगर आप चाहते हैं आपका क्लास 10th बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो, ठीक है, पावरफुल स्टार्ट हो, और 10th क्लास में आपका बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो, तो आप सही जगह हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग बायोलॉजी का, कंप्लीट बायोलॉजी का एक ब्रिज कोर्स देंगे, जो आपके जो भी क्लास 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अगर डाउटफुल रहा होगा, जो क्लियर नहीं होगा, वो कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका एक फाउंडेशन तैयार होगा बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यही चीज़ आपको क्लास 10th में यूज आएगा। तो अगर आपका बेसिक पहले से क्लियर आएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले बच्चों समझ लेते हैं कि इस ब्रिज कोर्स के अंदर, ठीक है, हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लिख लेना बच्चों, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फ़र्क है, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, ये समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और टॉपिक आता है बच्चों, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, इसको समझेंगे। फिर हम लोग न्यूक्लियस को समझेंगे अच्छे से। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चा पार्टी, अगला टॉपिक लिखो। प्लास्टिड के बाद हम सेल डिवीजन समझेंगे, जैसे माइटोसिस और म्यूसिस के बारे में समझना है। उसके बाद अगर हम टिश्यू में बात करेंगे तो टिश्यू में समझेंगे नर्व टिश्यू के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग जाइलम और उसके बाद फ्लोएम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग हम लोग 11 टॉपिक इस ब्रिज कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये ब्रिज कोर्स बच्चों हम लोग आप लोगों को छोटा छोटा चंक्स में तोड़ करके देंगे, ताकि आपको भी लेक्चर देखने में ज़्यादा हेवी ना लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आराम से देखना, और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलोगे, ताकि अगर बाद में आपको कोई कंसेप्ट में दिक्कत हो तो आप नोट्स खोल के इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्या क्या कंप्लीट करेंगे, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बालक, सबसे पहले तो सेल का इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म को इसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि सेल किसको बोलते हैं। सेल, तो ये तो सबको मालूम होगा बच्चों आप कि सेल किसको बोलते हैं, है कि नहीं। अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं 9th क्लास में, मान लेते हैं कि आप नहीं पढ़े, भाई छोड़ के हटाइए, नहीं पढ़े, ठीक है, फिर भी आपको मालूम होगा ना कि सेल को भाई साहब फंडामेंटल स्ट्रक्चर और
फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, है कि नहीं? पता है, पता है। चलो तो डेफिनेशन लिख देते हैं। अगर मैं बात करूंगा कि सेल किसको बोलते हैं, तो डेफिनेशन लिखना बालक, इट इज द फंडामेंटल structural and functional unit of life, functional unit of life। ओ भाई साहब, लाइव लिखा गया जी, गड़बड़ है। हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो सबको पता था सर, आप नया कौन बताया, नया चीज़ बताइए, है कि नहीं? नया चीज़ ब्रिज कोर्स वन है जी, तो नया चीज़ सिखाता है आपको। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सर ये तो स्टार्टिंग से ही पता आ रहा है कि फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, लेकिन ये होता कुछ ही है, होता कुछ ही। तो बालक इसको समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। चलो देख लो, फिर इस स्लाइड पर आते हैं। तो उसका टॉपिक का नाम है बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछ लेते हैं। पूछ ले क्या? बोलो ना जी, पूछ लेते हैं। मान के चलो हमको बनाना है, क्या बना ले, एक घर बना लेते हैं। यहाँ पर छोटका सा घर बना लेते हैं। और हाँ ठीक है, इस घर में खिड़की भी लगा देते हैं। पहले घर तो बना लीजिए सर। महिला आइयो राम, अच्छा घर बन गया जी। हाँ उसके बाद क्या करते हैं, एक गेट रख लेते हैं। इतना बड़ा गेट तो चलेगा, और दो छोटा छोटा खिड़की भी बना लेते हैं, ठीक है। हाँ इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, चलिए जी। सर कोची कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि मान के चलिए सर कि ये, इसको हम ईंट बोल रहे हैं, ठीक है, ये ईंट है, ठीक है, ब्रिक्स, ओके, दिस इज ब्रिक्स, ठीक है। आप ध्यान से समझना कि इस ब्रिक को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, घर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीक़े से एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं, और एक एक ब्रिक रख करके बच्चों क्या होगा, दीवार बनेगा। फिर दीवार से क्या बनेगा बच्चों, घर बनेगा। तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ कि इस घर के लिए ये जो ईंटा है बच्चों, ब्रिक्स जो है, एक फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि यही एक क्या कर रहा है, हाउस बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर तैयार करने का काम कर रहा है। बोल सकते हैं ना? चलिए ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया बात है, बोल सकते हैं। अब समझना बालक, अब समझना,
अगर हम बात करेंगे मेल गेमेट्स के बारे में, तो मेल में जो गेमेट्स होता है उसको बोलते हैं बच्चा स्पर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और फीमेल के अंदर जो गेमेट्स होता है, फीमेल के अंदर जो गेमेट्स होता है उसको बोलते हैं ओवा, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। ओवम बोल दिए, ठीक है। अब बालक जब इस स्पर्म और ओवम का एक साथ बच्चों फ्यूजन होगा, ठीक है, तो फ्यूजन होने के बाद ये दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे बालक, फ्यूजन होने के बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि एक सिंगल सेल है। ये आपका क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या होता है बच्चों, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है। अब यही सिंगल सेल डिवाइड करता है तो एक सेल से 2 सेल बनता है, 2 से 4 सेल बनेगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इसी तरीक़ा से इस सिंगल सेल से बालक हो क्या जाता है, एक होल बॉडी ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, 2-4 बाल भी बना देते इसका, अच्छा लगेगा, है कि नहीं। ये क्या बात है, तो ये मान के चलते हैं कि ह्यूमन से कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सिंगल सेल से, ठीक है ना, सिंगल सेल ही डिवाइड करके क्या कर दिया, एक ह्यूमन बॉडी बना दिया जिसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। बात समझ में आ गया, इतना बात क्लियर है। मतलब सर आप कहना क्या चाह रहे हो, सर ये बताइए। हम ये बोलना चाह रहे हैं बालक कि जिस तरीक़ा से यहाँ पर एक एक ईंट मिल करके एक दीवार बनाया और दीवार से क्या बन रहा है, फिर घर बन जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हज़ारों बेसिकली क्या होगा, ईंट प्रेजेंट होगा। उसी प्रकार से एक सेल डिवाइड करके क्या कर रहा है, एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यही सबसे छोटा यूनिट है इस ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। और यही सेल क्या कर रहा है, एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करने का काम कर रहा है। तो ये किस तरीक़ा से होता है, तो बालक सबसे पहले सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है बालक, या फिर फंडामेंटल यूनिट है। ये जब बहुत सारा सेल एक साथ इंटरेक्ट करेगा तो इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। और बहुत सारा टिश्यू जब एक साथ ग्रुप होगा तब क्या करेगा बच्चों, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। फिर बहुत सारा ऑर्गन एक साथ मिलेगा या फिर इंटरेक्ट करेगा तब क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम या फिर बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम एक साथ क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा। तो एक ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप जो है एक होल बॉडी या फिर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी बन जाएगा। चलिए, तो हम ये बोल रहे हैं कि इस बॉडी को बनाने के लिए यही सेल क्या कर रहा है, कि ढांचा तैयार करने का काम कर रहा है, कि स्ट्रक्चर तैयार करने का काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये कंप्लीट बॉडी जिसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उस बिलियंस ऑफ सेल्स को बनाने के लिए यही सेल मिल करके एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जिससे एक होल ऑर्गेनिज्म का बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए बच्चों हम सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई दिक्कत नहीं, बात पकड़ में आ गया, ठीक है, ये बात पूरा क्लियर है। तो अभी हम आपको समझा दिए हैं बच्चों कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, ये बात सबको डन है। आगे बात करते हैं कि फंडामेंटल हम क्यों बोल रहे हैं। तो सर एक बात बताइएगा, सेल से छोटा क्या क्या चीज़ है, सेल से छोटा सर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल ऑर्गेनल्स, ऑब्वियस सी बात है कि सेल से छोटा होगा, तो सेल से छोटा माइटोकॉन्ड्रिया है सर, प्लास्टिड भी है सर, ठीक है। लेकिन फिर इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट क्यों नहीं बोलते, सबसे छोटा तो ये भी है सर, लेकिन सेल को ही क्यों बोलते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि बच्चों सेल जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, ठीक है। पहला पॉइंट हम ये लिख रहे हैं, सेल एग्जिस्ट
इंडिपेंडेंटली, बिना किसी पे डिपेंड हुए एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, ठीक है। और साथ ही साथ जितना भी इसेंशियल फंक्शन है सेल को सरवाइव करने के लिए, वो सारा फंक्शन एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अगला स्टेटमेंट लिखना, ऑल इसेंशियल फंक्शंस performed by a single cell for survival, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ गया। और अगर हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की, जो कि सेल से छोटा है, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो सारा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है खुद को जीवित रखने के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए। इसीलिए सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं। और यहीं पर आप एक नोट देकर के एक पॉइंट लिखेंगे, anything less than a complete cell is not living, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ गया है। सर ये तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब ये बताइए कि सर इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, ठीक है, बता देते हैं। अगर मैं बात करूं, एक सिंगल सा सेल ले लेते हैं, ठीक है, चलो ये मानकर चलो बालक सेल है, और सेल के अंदर ये छोटा सा बच्चों क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, समझना ध्यान से। अगर मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊं, एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो अगर इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये एनिमल सेल है, उस कंडीशन में इसका ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, इसको हम लोग बच्चों बोलेंगे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ रहा है। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इस एरिया को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और यही साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी रिएक्शन चल रहा होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे रिएक्शन इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म को इसलिए हम लोग बोलते हैं मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। यानी कि जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, सभी के सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन इसी साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होता है, ताकि सेल जो है लिविंग स्टेट में रह सके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख देते हैं बालक, मेटाबॉलिज्म occurs here, डन है। अब आगे समझो, इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियस,
ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? तो ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है, ठीक है। सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटीज है सबको कंट्रोल करने का काम करता है कौन? न्यूक्लियस करता है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। कोई दिक्कत नहीं है, आगे जा करके बताएंगे आप लोगों को न्यूक्लियस के बारे में, कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ ले रहे हैं, ओवरव्यू सिर्फ ले रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर, हाँ टॉपिक पर आते हैं। तो बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो सभी के सभी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों हम लोग सेल को फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेल को हम लोग फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। डन है बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं और ये समझते हैं कि सर मेटाबॉलिज्म तो आपने बता दिया कि जितना भी मेटाबॉलिज्म है सभी के सभी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है, क्या होता है अभी बताते हैं। चलिए तो अगला हेडिंग बनाइए मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसको लिखेंगे the sum total of chemical reactions occur in our body। हमारे बॉडी के अंदर बच्चों जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है उन सभी को एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक रिएक्शन को बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे, और बहुत सारा रिएक्शन जब एक साथ होगा उसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। इसका बच्चों दो पार्ट होता है मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। तो समझते हैं पहले कैटाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म और दूसरा क्या होता है बच्चों? एनाबॉलिज्म, या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन भी इसको हम लोग बोल देते हैं। तो मान करके चलिए यहाँ पर क्या है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये बड़ा सा मॉलिक्यूल्स इसका ब्रेकडाउन हो करके यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? ब्रेकडाउन हुआ, इसका ब्रेकडाउन हो करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, इसको बोलते हैं क्या? कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर देख लो बालक, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ? टूट गया ये। तो ये क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल्स है, लार्जर मॉलिक्यूल्स है। और ये लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन हुआ है किसमें? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ये आपका क्या है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो जब एक लार्जर मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन हो जाएगा, ब्रेकडाउन होकर के छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और ये प्रोसेस होते समय एनर्जी भी रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर एनर्जी रिलीज होता है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं कि एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर एनर्जी रिलीज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगर एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करेंगे एनाबॉलिज्म के बारे में तो बच्चों यहाँ पर समझना ध्यान से, यहाँ पर छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के, ठीक है, एक साथ कंबाइन होकर के
कंबाइन होकर के एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और इसमें क्या होता है बच्चों, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, लिख देना एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा बच्चों तो अभी अभी आपको बताए हैं इस प्रोसेस को या फिर इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, एंडोथर्मिक बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ गया, डन है बात। तो अभी अभी हम समझ लिए हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब आपको बताते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो समझना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म बच्चों दो प्रकार के होता है। पहला होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो समझिए बच्चों कि फल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो कौन सा ये ठीक रहेगा, अरे यार ये ठीक रहेगा, चलो। तो सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, तो आपको पता है, क्या पता, यूनि का क्या मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है सर सिंगल, सिंगल, अभी तक सिंगल है जी। और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। इसका मतलब ये हुआ बालक कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होगा, यानी कि सिंगल सेल प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो लिख देते हैं सिंगल सेल इज प्रेजेंट। सर एग्जाम्पल बता देते तो मजा आ जाता, ये एग्जाम्पल भी बता ही देते हैं, तुम बोल रहा तो एग्जाम्पल में सर बोलो, अमीबा, वेरी गुड, अमीबा। उसके बाद पैरामीशियम, पता है 10th क्लास में पढ़ना है अमीबा के बारे में, किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, पैरामीशियम में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका बैक्टीरिया, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी के सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है, ठीक है बच्चों, है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो ये बता दो बालक कि मल्टी का, हाँ मल्टी का मतलब, मल्टी मतलब सर मेनी, मेनी मतलब एक से ज़्यादा, है ना। मल्टी मतलब मेनी, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, ठीक है। तो लिख सकते हैं मोर देन वन। और सेलुलर का मतलब अभी अभी बताए हैं सेल, हाँ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोर देन वन सेल इज प्रेजेंट, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म बच्चों जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मोर देन वन सेल इज प्रेजेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बालक, तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं आपका प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, फंजाई। लेकिन याद रखना बालक, फंजाई में एस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, एक्सेप्ट ईस्ट,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अभी अभी इस लेक्चर में हम लोग 2 चीज़ कंप्लीट कर लिए हैं। क्या क्या कंप्लीट कर लिए हैं? पहला चीज़, सेल का पूरा इंट्रोडक्शन समझ लिए हैं और मेटाबॉलिज्म के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अगला लेक्चर में हम लोग आपको बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होता है। उसके बाद वाला लेक्चर में बताएंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको एक छोटा छोटा चंक्स में लेक्चर दे रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, मुस्कुराते रहिएगा।